फयाज अपने दफ्तर में कुर्सी पर सर झुकाए हुए बैठा था। उसके चेहरे पर शदीद बेबसी और नाउम्मीदी तारी थी। फाइल उसके हाथ तक पहुंचकर निकल गई थी। उसे बस इतना याद था कि वो फाइल लेकर अभी इंस्पेक्टर आरफ से बातें ही कर रहा था कि एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने उन पर फायरिंग कर दी। गोलियां तो उन्हें ना लगी, लेकिन वो दोनों चीखते हुए नीचे गिर गए। और फिर अभी वो उठ ही रहा था कि उसके ज़हन पर तारीकी का स्याह पर्दा छा गया। फिर जब उसे होश आया तो इंस्पेक्टर आरफ उस पर झुका हुआ था। होश आने के बाद जब उसे मालूम हुआ कि ना सिर्फ फाइल गायब हो चुकी है बल्कि रिचर्ड और उसके साथी भी गायब हैं, तो वो बेहद परेशान और नाउम्मीद सा हो गया। इंस्पेक्टर आरफ का भी यही ख्याल था कि रिचर्ड का कोई साथी अचानक आया और वो उन्हें बेहोश करके फाइल और अपने साथियों को लेकर निकल गया। उसने उन्हें इसलिए हलाक ना किया कि बहरहाल वो सरकारी आदमी थे और शायद वो किसी सरकारी आदमी को हलाक करके हुकूमत से दुश्मनी मोल लेना ना चाहते थे। इसके बाद फयाज ने इंस्पेक्टर आरफ की सरकर्दगी में पूरी सेंट्रल इंटेलिजेंस को रिचर्ड और उसके साथियों की तलाश में मुसलसल दौड़ा रखा था, लेकिन दूसरा रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई भी उम्मीद अफजा रिपोर्ट ना मिली थी। वो लोग यूं गायब हो गए थे जैसे उनका कोई वजूद ही ना रहा हो। और अब तो इंस्पेक्टर आरफ भी फाइल की बरामदगी से नाउम्मीद हो चुका था। सुपर फयाज को सबसे ज्यादा फिक्र सर रहमान की खाई जा रही थी, क्योंकि उनकी आमद की तारीख करीब आ गई थी और उसे मालूम था कि जब उन्हें मालूम होगा कि फयाज ने फाइल बरामद नहीं की तो वो उसकी तरफ से एक लफ्ज सुने बगैर उसे गोली से उड़ा देंगे। वो सर रहमान की फितरत और आदत से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी। एक बार फिर उसे ख्याल आया कि वो खुदकुशी करे, लेकिन खुदकुशी का ख्याल आते ही उसके ज़हन में इमरान का नाम गूंजा और वो बुरी तरह चूक पड़ा। फाइल की बरामदगी की इस भाग दौड़ में वो इमरान और कार्लस को तो यकसर भूल गया था। वैसे भी चूंकि वो खुद फाइल रिचर्ड से हासिल कर चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि इमरान भी कार्लस को उठाकर ले जाने के बावजूद कुछ हासिल ना कर सका होगा। लेकिन अब उसे ख्याल आया कि अगर वो पहले ये काम इमरान के जिम्मे लगा देता तो उसे इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। और अब भी सर रहमान की आमद से पहले वो अगर इमरान को रिचर्ड और उसके साथियों से फाइल लेने फिर आइंदा वाकयात बताकर किसी तरह फाइल की बरामदगी पर रजामंद कर ले तो उसे यकीन था कि इमरान काम दिखा देगा। चनांचे उसने हाथ बढ़ाकर टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेजी से इमरान के फ्लैट के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो बार बार घंटी बजती रही और किसी ने रिसीवर ना उठाया। फयाज तंग आकर बंद करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज सुनाई दी। 1 2 3 मुसलसल 11 बार घंटी बजने के बावजूद अगर आप फोन बंद करने पर आमादा नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आपके पास वक्त की कोई कमी नहीं है, जबकि इस लिहाज से आप इस मसरूफ तरीन दुनिया के खुशकिस्मत तरीन साहब अपना तारुफ तो करवा दीजिए और खुशकिस्मती का वो राज भी बता दीजिए जिसकी वजह से आपके पास इतना फालतू वक्त है। इससे बेतों का भला होगा। दूसरी तरफ से रिसीवर उठते ही इमरान की फुल स्पीड में दौड़ती हुई आवाज सुनाई दी। मैं फयाज बोल रहा हूँ, फयाज ने होंठ चबाते हुए कहा। उसके ज़हन पर चूंकि परेशानी ने डेरा जमा रखा था, इसलिए उस पर इमरान के इन फिक्रों ने जरा बराबर भी असर न किया। फयाज, वाह, फिर तो 2 4 किलो वक्त की फ्याजी कर ही दीजिए। बंदा आपको तो नहीं बल्कि आपके बाल बच्चों को हर वक्त तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, जब वक्त मिलेगा, और मुझे यकीन है कि वक्त मिल ही नहीं सकता। 2 रोज से सारा शहर घूम डाला है, एक एक दुकान छान मारी है, लेकिन वक्त कहीं से मिल ही नहीं रहा। कहते हैं आजकल वक्त की बड़ी शॉर्टेज हो रही है और मुझे तो अब पता चला कि वक्त की बाकायदा जखीरा अंदोजी हो रही है। इमरान की जबान एक बार फिर खुदवा हो गई। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, फयाज ने उसी तरह स्पॉट लेचे में कहा। अगर वक्त मिल जाए खुदकुशी करने का तो यकीन करो इससे ज्यादा नेक काम ही कोई नहीं। कर्ज ख्वाह मुंह पीटते रह जाते हैं, बीवी को नया लकब मिल जाता है, मेरा मतलब है वो बेवा हो जाती है, बच्चे यतीम हो जाते हैं। देखो किस कदर इनकलाब आता है, बड़ा इनकलाबी कदम होता है। इमरान की जबान एक बार फिर चल पड़ी। तो तुम चाहते हो कि मैं खुदकुशी कर लूं? ठीक है, ऐसे ही सही, फयाज ने फोन पीटते हुए कहा। अरे अरे अरे, फोन बंद ना करना। अगर तुम वाकई इस नेक काम का फैसला कर चुके हो तो बस मेरी
एक ही दरख्वास्त है कि वसीयतनामे में फ्लैट और बैंकों में मौजूद अकाउंट और सिटी बैंक में 2 बड़े लाकर बस वो मेरे नाम लिख जाना। मैं इसके बदले में तुम्हारी यही खिदमत कर सकता हूँ कि तुम्हारे कफन दफन के इंतजामात चंदा करके पूरे कर दूंगा। इमरान की आवाज सुनाई दी। तुम पत्थर हो, तुम सफाक हो, जालिम हो, बल्कि कमीने हो, समझे? तुम्हें 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 अपनी जात से गर्ज है। नॉनसेंस! फ्याज ने गुस्से से चीखते हुए कहा और धड़ाम से रिसीवर रखकर उसने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसे अब अपने से ज्यादा इमरान पर गुस्सा आ रहा था। मैं पहले इसे गोली मारूंगा, फिर खुदकुशी करूंगा, इसने क्या समझ रखा है मुझे? फ्याज ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और फ्याज ने उसी गुस्से के आलम में रिसीवर उठा लिया, क्योंकि वो जानता था कि इमरान का फोन होगा। मैं पहले तुम्हें गोली मारूंगा, फिर खुदकुशी करूंगा। तुम जैसे जालिम कमीने कठोर आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। फ्याज ने रिसीवर उठाते ही हलक के बाल चीखते हुए कहा। फ्याज साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर आरफ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर आरफ की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। तुम क्यों बोल रहे हो नॉनसेंस? मैं समझा वो कमीना इमरान बोल रहा है। फ्याज ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। जनाब, मैंने इसलिए फोन किया है कि आप रिपोर्ट के मुंतजिर होंगे, जबकि सारा शहर छान मारने के बावजूद अब तक रिचर्ड और उसके साथियों में से एक आदमी भी नहीं हाथ आया और ना ही इस फाइल का कहीं पता चला है। इंस्पेक्टर आरफ ने कहा। तुमसे कुछ भी नहीं होना। तुम्हें इतनी सलाहियत ही नहीं है कि काम कर सको। न जाने किस अहमक ने तुम्हें भर्ती करा दिया है। हालत यह है कि मुझे कहते हो कि मुझे सीनियर इंस्पेक्टर बना दूं, तरक्की दे दूं। इस बुढ़ते पर तरक्की मांग रहे थे। नॉनसेंस, डैम फूल! फ्याज ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा और रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। गुस्सा तो फ्याज को इमरान पर आ रहा था, लेकिन दरमियान में इंस्पेक्टर आरफ की शामत आ गई थी। तरक्की मांग रहा था? नॉनसेंस! मिलेगी तुम्हें तरक्की। मुझे सर्रेमान गोली मार देंगे और इसे तरक्की मिलेगी। फ्याज ने उसी तरह हुस्सीले अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा और एक बार फिर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। उसका जहन इस वक्त वाकई माऊफ हो रहा था। उसकी समझ में ना आ रहा था कि आखिर वो इस नामुराद फाइल को कहाँ से हासिल करे, कैसे हासिल करे। लिख लिया वसीयतनामा? कुछ देर बाद अचानक दरवाजे से इमरान की आवाज सुनाई दी और फ्याज ने चुप कर सर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तो तुम कमीने, अब तुम यहाँ भी मेरा दिल जलाने आ गए हो। तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। जालिम कमीने, दफा हो जाओ, निकल जाओ। आई से गेट आउट! फ्याज ने गुस्से की शिद्दत से बिफरे हुए लहजे में कहा। बाप बेटे तो होते ही एक हैं, बाप बेटे जो हुए। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें किस हकीम ने नुस्खे में लिख कर दिया था कि तुम इंटेलिजेंस के दायरे कार से बाहर निकलकर सीक्रेट सर्विस के दायरे कार में अपना दाखिलत करो? अच्छे भले अपने धंधे में लगे हुए थे और बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ता जा रहा था। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। सीक्रेट सर्विस? क्या मतलब? सीक्रेट सर्विस का इस फाइल से क्या ताल्लुक? फ्याज ने हैरत भरे लहजे में कहा। बड़ा ताल्लुक है। इनका काम भी यही है कि ऐसी गुमशुदा फाइलें तलाश करें और बैनुल अक़वामी मुजरिमों को गिरफ्तार करें। और ये भी बता दूं कि रिचर्ड और उसके साथ ही सीक्रेट सर्विस की तहवील में पहुंच चुके हैं और वो फाइल भी एक्स2 की तहवील में है। और साथ ही ये ज़रूरी इतला भी दे दूं कि एक्स2 सेंट्रल इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट, जिसका नाम फ्याज है, के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने और इस मुकदमे में उसे सजाए मौत देने के बारे में गौर कर रहे हैं। और तुम जानते हो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ एक्स2 किस कदर बाख्तियार है। सदर मुमलिकत इसका फैसला मानने पर मजबूर होता है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तो फ्याज की हालत देखने वाली थी। उसकी आंखें खौफ और दहशत से फट गई थी। चेहरा इस कदर जर्द पड़ गया था जैसे उसके जिस्म का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। होंठ चंद लम्हों में इस कदर खुश्क हो गए थे कि उन पर पिपड़ी जमी नजर आने लगी थी। चीफ एक्स2? ओ, फिर तो मेरी मौत यकीनी है। वो तो दुनिया का सबसे जालिम आदमी है। सारे मान ने तो शायद माफ भी कर दे, मगर वो तो माफ नहीं करेगा। मैंने उसके मुतालिक बहुत सुन रखा है। बाकी खुदकुशी के सिवा और कोई चारा नहीं है। फ्याज ने ऐसे लहजे में कहा जैसे अल्फाज खुद ब खुद उसके मुंह से फिसल कर बाहर आ रहे हो। और फिर उसने एक झटके से दरवाज खोली और रिवाल्वर बाहर निकाल लिया। उसकी आंखें बेनूर सी नजर आने लगी थी, ऐसे जैसे वो इमरान को देखने की बजाय खला में झांक रहा हो। मेरे जीते जी तो तुम्हें खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सलमा भाभी से वादा कर बैठा था कि तुम्हें खुदकुशी ना करने दूंगा। वैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं क्या कह सकता हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर वो एक्सट्रू, वो जालिम और सफाक चीफ, वो तो किसी की नहीं मानता। रहमान की भी नहीं मानता। वो उसका क्या होगा? वो यकीनन मुझ पर गद्दारी का मुकदमा भी करेगा और इसकी सजा भी दे देगा। वो ऐसा ही जालिम है, इंतहाई बेरहम है। मैं जानता हूँ उसे। फ्याज ने अटक अटक कर कहा। अभी फोन पर तो तुम मुझे जालिम, बेरहम और न जाने क्या क्या कह रहे थे।
अब ये अलकाबाद एक्सट्रू को बख्श रहे हो? इसका मतलब है कि मैं इनसे बुरी जमा हूँ। असल में सुपर फयाज, वो क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तुमने कभी मेरी कदर ही नहीं की। मैं चाहूं तो एक्सट्रू की मजाल है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का सोच भी सके। और ये भी बता दूं कि अगर मैं चाहूं तो एक्सट्रू खुद वो फाइल सर सुल्तान के पास भिजवा दे, ये कहकर कि ये फाइल फयाज ने अपनी मेहनत से हासिल की है। और ना सिर्फ फाइल भिजवा दे, बल्कि तुम्हें शानदार खराज तहसीन भी पेश करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन मैं क्यों ऐसा चाहूं, जबकि मैं तो जालिम हूं, बेरहम हूं, कमीना हूं और खुदगर्ज हूं। इमरान ने इंतहा संजीदा लहजे में कहा, तुम और एक्सट्रू से ये बात मनवाओगे? मुझे अहमक समझते हो? तुम्हारी तो उसे बात करने की भी जरूरत ना होगी। फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ये बात है तो फिर देखो। इमरान ने खुशीले लहजे में कहा और टेलीफोन सेट उसने अपनी तरफ घुमाया और फिर एक हाथ ऊपर रखकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए ताकि फयाज एक्स2 के मखसूस नंबर ना चेक कर सके। नंबर डायल करके उसने टेलीफोन के साथ लगे हुए लाउडर का बटन दबा दिया। एक्स2। रिसीवर से एक्स2 की मखसूस आवाज उभरी। वो फयाज जो लाउडर की वजह से ये आवाज बखूबी सुन रहा था, बेख्तियार सहम कर जैसे कुर्सी के अंदर धंस गया। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, आपको तो मालूम है कि सुपरिटेंडेंट फयाज मेरा दोस्त भी है और मौसन भी, और फिर उसकी बीवी सलमा भाभी को मैं अपनी सगी बहन भी समझता हूँ। इमरान ने मौत बहाना लहजे में कहा, फजूल बातें मत करो, मेरे पास फजूल बातों का वक्त नहीं है। फोन करने का मकसद बताओ। एक्स2 के लहजे में गर्राहट उभर आई। जनाब ये फजूल बात नहीं है, सलमा भाभी के बेवा होने या ना होने का मसला है। अगर मैं आपसे सिफारिश कर दूं तो क्या आप मेरी सिफारिश मान लेंगे ना? आखिर मैंने तो आपकी हमेशा खिदमत की है सर। इमरान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो एक्स2 के गर्राने से खासा खौफजदा हो गया हो। सुनो इमरान, इससे पहले मैं फयाज के बारे में तुम्हारी सिफारिश मान चुका हूँ, इसलिए अब मजीद कोई बात नहीं सुनूंगा और आइंदा इस मौजू पर बात मुझसे मत करना। एक्स2 ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। क्या क्या तुमने मेरी सिफारिश की थी और एक्स2 मान गया? क्या मान गया? वो खुद कह रहा था कि वो मेरे मसले पर तुम्हारी सिफारिश मान गया है। अगर मैं खुद अपने कानों से न सुन लेता तो कभी यकीन ना करता। बताओ तो सही। फयाज ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्यों बताऊं? मैं तो जालिम हूं, बेरहम हूं, कमीना हूं, खुदगर्ज हूं। इमरान ने रूठने किसी अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा, वो तो दरअसल मैंने गुस्से में कह दिया था। तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, इंतहाई नेक, सलमा भी तुम्हारी बड़ी तारीफें करती है। तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे यार हो। फयाज ने मनाने वाले लहजे में कहा और इमरान उसके इस अंदाज पर खिलखिला कर हंस पड़ा। वाह, इससे कहते हैं रन मुरीदी के बीवी जिसकी तारीफ करे बस वही अच्छा है। लेकिन यार मसला ये है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ा कर्जा सर पर चढ़ गया है और कर्ज ख्वाब जूतियां मारने पर आ गए हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? खाली तारीफों से तो ये कर्जा नहीं उतर सकता ना। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, किस में इतनी जरूरत है कि मेरी जान को जूतियां मारे? मैं उसे जेल में ना चढ़वा दूंगा, गोली ना मार दूंगा उसे। फयाज ने गुस्से ले लहजे में कहा, लेकिन वो कर्जा तो फिर भी कायम रहेगा, वो जेल से भी दावा कर सकते हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, बोलो कितना कर्जा है, बोलो अभी बताओ, मैं देता हूं तुम्हें एक रकम। दोस्त की इज्जत से रकम ज्यादा अहमियत नहीं रखती, मुंह पर मारो जाकर इनकी रकम, ये भी कोई बात है? फयाज ने पुरजोश लहजे में कहा और तेजी से उसने दराज खोली और उसमें से एक चेक बुक निकालकर उस पर दस्तखत किए और फिर चेक फाड़कर इमरान की तरफ फेंक दिया। लो, जितना कर्ज हुआ उस पर दर्ज कर लेना। कमाल है, दोस्तों के होते हुए कोई तुम्हें कुछ ऐसा कह सके। हाँ, अब तो बता दो तुमने क्या सिफारिश की थी एक्सू से जो वो मान गया है? फयाज ने कहा, वाह दोस्त हो तो ऐसे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चेक तय कर उसने जेब में रख लिया। मैंने एक्स2 से सिफारिश की थी कि फयाज को गोली मारने की सजा देने की बजाय फांसी लगा दिया जाए, आखिर वो मेरा दोस्त है। और एक्स2 ने अज़राए करम मेरी सिफारिश मान ली। देखो ना कितनी बेइज्जती है कि फायरिंग स्क्वाड बंदूकें लेकर सामने खड़ा हो और फिर धमाकों से कोई गोलियां लगे और आदमी मर जाए। इंतहाई बदजोकी है, जबकि फांसी में कितना हुस्न है। खसूसी तौर पर उसका रुस्सा तैयार होता है, बड़े फंकाराना अंदाज में गांठ लगाई जाती है, चेहरे पर नकाब चढ़ाया जाता है, फिर लीवर खींचा जाता है। चलो कोई बात तो हुई ना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सिफारिश की थी तुमने कि मुझे फांसी चढ़ाया जाए और तुम मेरे दोस्त भी बनते हो और मैं भी कहूं कि एक्सू जैसा बेरहम तुम जैसे आम आदमी की सिफारिश कैसे मान गया? तुम इंतहाई कमीने आदमी हो, मुझे फांसी की सिफारिश करते हो और फिर मुझसे रकम भी लेते हो। निकालो चेक अभी इसी वक्त। फयाज की हालत वाकई देखने वाली थी। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा बुरी तरह फड़कने लगा। मगर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी और फयाज ने होंठ काटते हुए रिसीवर उठा लिया। कौन है? फयाज ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, मेहमान बोल रहा हूं, क्या हुआ तुम्हें?
दूसरी तरफ से सर रहमान की हैरत और गुस्से से मिली जुली आवाज सुनाई दी। सॉरी 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 सर, मम मम मम। शदीद बौखलाहट की वजह से फयाज से बात ही ना हो सकी। क्या मैं लगा रखी है? मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फोन किया है और तुम आगे से मैं कर रहे हो। सर रहमान की गुस्सीली आवाज सुनाई दी। मुबारकबाद? खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। फयाज ने और ज्यादा बौखलाए हुए अंदाज में कहा। उसने बेख्तियार खैर मुबारक की गर्दान शुरू कर दी थी। शट अप! क्या खैर मुबारक की रट लगा दी है? क्या इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देने से तुम्हारी अकल में फतूर आ गया है? सर रहमान को शायद और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था। जी जी जी, आ गया है, बिल्कुल बिल्कुल आ गया है सर। फयाज ने और ज्यादा बुखलाते हुए कहा। नॉनसेंस! अगर सर सुल्तान ने मुझे फोन करके सारी तफसीलात न बताई होती तो मैं अभी तुम्हें माजूल कर देता। होश में रहो। मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरह आइंदा भी काम करो ताकि मेरे महकमे की नेक नामी हो। सर सुल्तान ने मुझे बताया है कि एक्स2 ने अभी उनसे तुम्हारी कारकर्दगी बेहद तारीफ की है। तुमने जिस तरह कार्लोस के अड्डे में घुसकर उसे बेबस किया, फिर तुमने जिस तरह रिचर्ड और उसके साथियों को ना सिर्फ तलाश किया बल्कि उन पर रेड करके उन्हें बेबस करके फाइल उनसे हासिल की, ये वाकई शानदार कारनामा है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि तुम में सलाहियतें मौजूद हैं। पहले तो तुम खुद काम करने के बजाय इस अहमक इमरान का सहारा ढूंढते रहते थे। मेरा ख्याल है कि इस मिशन के बाद तुम में इतनी खुद एतमादी जरूर पैदा हो चुकी होगी कि आइंदा तुम इस अहमक का सहारा ढूंढने के बजाय उसी तरह खुद काम किया करो। वेल डन! सर रहमान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। ये कैसे हो गया? क्या मतलब? एक्सट्रू ने मेरी तारीफ की? ओह, ये कैसे हो गया? फयाज को शायद अपने कानों पर यकीन ना आ रहा था। अरे अब भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि जिस एक्स2 से मुल्क का सदर बात नहीं मनवा सकता उससे तुम्हारा दोस्त बात मनवा लेता है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है वो यहाँ आने से पहले ही सारा सेटअप करके आया था। ओह, तो तुमने ये सिफारिश की थी? तो तुम ग्रेट हो, तुम अजीम हो, तुम सच्चे दोस्त हो, तुम नेक आदमी हो और तुमने सर रहमान को भी मजबूर कर दिया कि मेरी तारीफ करे, मुझे वेल डन कहे। फयाज ने मुस्कुराते हुए कहा, चीखते हुए कहा। दूसरे लम्हे वो कुर्सी से उठकर तेजी से इस तरह इमरान की तरफ लपका जैसे उसे उठाकर नाचना शुरू कर दे। अरे अरे, अब मैं चेक वापस नहीं दूंगा। हाँ, इमरान ने बुखलाए हुए अंदाज में कहा और कुर्सी से उठकर दौड़ता हुआ दफ्तर से बाहर निकल गया, जैसे फयाज उससे अपना दिया हुआ चेक वापस लेने के लिए उस पर झपट पड़ा हो। एक चेक नहीं, तुम्हें 10 चेक देता हूँ, पूरी चेक बुक दे देता हूँ। सर रहमान ने कहा है तो वाकई वेल डन फयाज, वेल डन। फयाज ने मुसर्रत से भरपूर अंदाज में कहका लगाते हुए कहा और साथ ही खुद ही अपने कंधे पर थपकी देकर वेल डन वेल डन वेल डन की गर्दान शुरू कर दी, जैसे वेल डन कहने से उसके कंधे पर स्टार्स का इजाफा होता जा रहा हो। खत्म शो।